नमस्ते श्रोतागण। कहानी चैनल में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं नीलम राकेश जी की कहानी अब पछताए का होत है। घाटी में से उठते कोहरे के बादल, दूर चांदी की रेखा से दिखती पतली पहाड़ी नदी, सीढ़ीदार खेत और लहराती बलखाती सड़कें, चारों ओर बिखरी प्रकृति की सुंदर छटा, मन को लुभाने वाला अनुपम सौंदर्य। किंतु इन सबके बीच आकर मन कुछ ज्यादा ही बेचैन हो उठा। हमें रानीखेत आए आज तीसरा दिन है और दिल करता है कि यहाँ से भाग जाऊं। शाम, चाय। होटल का कर्मचारी करीने से सजी चाय की ट्रे लिए मेरे सामने खड़ा था। यहाँ की सुबह कितनी सुंदर है शाम। मुझे प्रकृति प्रेमी समझकर उस पहाड़ी युवक ने अपनी राय प्रकट की। हाँ, मैंने मुस्कुराने का प्रयास किया। चाय की चुस्की लेते हुए मैं और भी उन्मत्त हो उठता हूँ। समझ में नहीं आता पूरे 5 वर्ष स्मृति के साथ बिताने पर भी कभी उससे कोई लगाव, कोई जुड़ाव महसूस ही नहीं किया। और अब उसके चले जाने पर हर पल उसकी अनुपस्थिति मुझे बेचैन कर देती है। अब घटने वाली हर घटना उसके सुगृहिणी होने का प्रमाण देती हुई, उसके त्याग और समर्पण का एहसास दिलाती हुई मुझे अपने व्यवहार के प्रति आत्मग्लानि से भर देती है। 5 वर्षों में ऐसा कभी नहीं हुआ कि स्मृति मेरे उठने के बाद उठी हो। मेरी उपेक्षा एवं रूखे व्यवहार के उपरांत भी वह सदा स्नेहिल मुस्कान के साथ मुझे जगाकर चाय का कप पकड़ाती रही थी। उसके रहते इसे मैंने अहमियत ही नहीं दी, किंतु अचानक उसके चले जाने के बाद हर सुबह मेरे नयन उसकी स्नेहिल मुस्कान को खोजने लगते और मेरा माथा और बाल उसकी उंगलियों के परिचित कोमल स्पर्श के लिए बेकरार हो उठते। इसी बेकरारी में मैं स्मृति के जाने के मात्र 1.5 माह बाद ही अपने पहले प्यार मांडवी के समक्ष विवाह का प्रस्ताव लेकर उपस्थित हो गया था। अपने पति को विवाह के 1 साल बाद ही तलाक दे चुकी मांडवी इतराकर विवाह के लिए तैयार हो गई। अपनी भूल का एहसास तो मुझे विवाह के बाद 1 हफ्ते के अंदर ही हो गया था। हाय जाने मन, तुम यहाँ बैठे हो? इतनी सुबह कैसे उठ गए? मांडवी के स्वर से मैं चौंक कर वर्तमान में लौट आया। टाइट जींस टॉप में सजी वह खजुराहो की प्रतिमा प्रतीत हो रही थी। आओ मांडवी, चाय पीते हैं। मेरी चाय भी ठंडी हो गई है। कुर्सी की ओर इशारा करते हुए मैंने कहा। प्रकृति में इतना डूब गए हो कि चाय को भूल ही गए। कहीं हमें ही मत भूल जाना। कहते हुए वह हंस पड़ी। तुम बैठो, मैं चाय के लिए कहकर आता हूँ। छोड़ो भी, चलो घूमने चलते हैं। वहीं कहीं चाय नाश्ता भी कर लेंगे। तीखे कटाक्ष के साथ वह बोली। ठीक है, तुम कपड़े बदल लो। मैं तो तैयार हूं, चलो। अदा के साथ वह उठ खड़ी हुई। इन कपड़ों में? हाँ, क्या बुराई है इनमें? इनमें तुम मेरी पत्नी कम, फिल्मी हीरोइन ज्यादा लगती हो। लोग तुम्हें पलट पलट कर देखेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। चलो कपड़े बदल लो। मैंने हंसने का प्रयास किया। मैं सुंदर रंग रूप के साथ सुंदर फिगर की मालकिन हूँ, इसलिए लोग मेरी ओर आकर्षित होते हैं, मुझे देखते हैं। इसमें बुरा क्या है? आंख और हाथ नचाते हुए वह बोली। यही समझ लो मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरी खातिर। वाह, क्या बात है। घर में एक साधारण रंगरूप की पत्नी के होते हुए मेरे इसी रंगरूप पर तो फिदा थे तुम। उस फूहड़ को घर में छोड़कर मेरे आगे पीछे इसी फिगर के लिए तो डोलते थे तुम। तब सब अच्छा लगता था। कैसी दोहरी मानसिकता लेकर जीते हो तुम सब पुरुष। मांडवी, मेरा पूरा वजूद जल उठा था। स्वर में कड़वाहट खोलकर मांडवी बोली। तुम्हें स्वयं नहीं पता विपिन कि तुम क्या चाहते हो। 6 गज की साड़ी में लिपटी स्त्री यदि तुम्हें पसंद होती तो घर में सती सावित्री पत्नी के होते तुम मेरे पास ना आते। मेरे इन्हीं आकर्षक वस्त्रों और सौंदर्य के मोहजाल में बंधे तुम नित प्रति मेरे पास खींचे चले आते थे। खैर छोड़ो। निर्णायक स्वर में वह बोली। मैं कपड़े नहीं बदलूंगी। तुम्हें चलना हो तो चलो। कुछ पल खड़ी वह मुझे घूरती रही। स्तब्ध, मैं प्रत्युत्तर के लिए शब्द भी नहीं खोज सका। विपिन, मर्द के पैरों की जूती बनकर जीने वाली स्त्री नहीं हूं मैं। बिना सहारे के जीना आता है मुझे। मुझे स्मृति समझने की भूल मत करना। कहकर वह पैर पटकती हुई होटल के बाहर चली गई। किंग करते हुए विमूढ़ सा अपने स्थान पर ही जड़ हो गया था मैं।
मेरे पवित्र प्रेम को कैसी गाली देकर चली गई थी वह। कहते हैं पहला प्यार इंसान कभी नहीं भूलता। उसी पहले प्यार की कशिश में बंधा मैं अपनी देवी स्वरूपा पत्नी को अपना नहीं सका था। सच ही कहा है, प्यार अंधा होता है। इसी मांडवी के मोहपाश में बंधा मैं एक आज्ञाकारी पुत्र से विद्रोही युवक बन गया था। वही प्रेयसी मेरे पवित्र प्यार को इतने घिनौने रूप में देखती रही है। प्राणप्रिय मांडवी आज मुझे विषकन्या सी प्रतीत होने लगी। इसे मेरे पवित्र प्यार में वासना दिखाई देती थी। मतलब इसने कभी मुझसे प्यार किया ही नहीं। यह तो केवल मेरे पौरुष, मेरे शरीर के प्रति आकर्षित थी। मुझे अपने प्यार से नफरत हुआ। भला इसे स्मृति समझने की भूल मैं कैसे कर सकता हूँ। दूर उसकी धुंधली होती आकृति को देखता रहता हूँ मैं, और अतीत की सीढ़ियां उतरते हुए स्मृति की आकृति मेरे मानस पर साकार हो उठती है। बेटा, यह देखो बाबूजी के सबसे प्यारे मित्र की इकलौती बेटी की तस्वीर है। शारदा चाचा जी आए थे क्या? अरे कितनी बड़ी हो गई उनकी बेटी। इतनी सी थी जब देखा था। फोटो हाथ में लेता हुआ मैं बोला था। सुंदर है ना? माँ के स्वर में ममता छलक उठी। हाँ माँ, बचपन में तो कैसी गोल मटोल लगती थी। चाचा जी चले गए क्या? नहीं, मिठाई लेने गए हैं। तेरे पिता ने अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने का वादा कर दिया है। आते ही होंगे। क्या? क्या मतलब? मेरी हड़बड़ाहट स्पष्ट थी। अरे बुद्धू, अब स्मृति तेरी दुल्हन बनेगी, इस घर की बहू। अरे माँ, इतना बड़ा फैसला करने से पहले मुझसे पूछा तो होता। पूछना क्या है? लड़की सुंदर नहीं है क्या, या तुझे पसंद नहीं है? नहीं माँ, सुंदर है लेकिन। पिताजी की आवाज में मेरी आवाज दब गई थी। विपिन की माँ, लो भाई, हम दोनों समधी मिठाई ले आए। अब हमें भी खिलाओ और मोहल्ले वालों को भी। जवानी का खून जोर मारने लगा और अंधे प्रेम ने विवेक पर पर्दा डाल दिया। फलतः मैं चाचा जी के सामने ही बोल उठा। पिताजी, मैं यह शादी नहीं करूंगा। नहीं करूंगा? क्यों? हड़बड़ाकर पिताजी ने मेरी ओर, फिर शारदा प्रसाद जी की ओर देखा था। उसके बाद तो घटनाक्रम इस तेजी से घटा कि कुछ सोचने समझने का समय ही नहीं मिला। गुस्से से गरजते हुए पिताजी को दिल का गंभीर दौरा पड़ा। अस्पताल में डॉक्टरों के अथक प्रयास से किसी तरह उनकी जिंदगी बची। मेरे कंधे पर हाथ रखकर बुजुर्ग डॉक्टर बोले, बेटा तुम यहीं बैठो और ध्यान रखो मरीज के पास कोई रोएगा ही नहीं। और हाँ, उन्हें किसी तरह का सदमा नहीं लगना चाहिए। कोई उनसे गंभीर बात फिलहाल ना करे। कमरे में पिताजी के पास मैं, माँ और शारदा चाचा जी मूर्ति की तरह बैठे हुए थे। नजर उठाकर मैंने माँ की ओर देखा। वह लाल सूजी आंखों से अपलक पिताजी को निहारती हुई स्वयं दर्द की प्रतिमा नजर आ रही थी। मेरे अंतस के कोमलतम तार झंझना उठे। अपने माता पिता की इस पीड़ा का कारण मैं था। मैं उनकी प्यार दुलार से पाली हुई इकलौती संतान। उसी समय पिताजी ने आंखें खोली। आप ठीक है ना? बेकरार माँ पिताजी पर झुक गई। विपिन जी पिताजी, मैं आपके पास हूँ। उनका हाथ मैंने अपने हाथ में ले लिया। मेरे वादे का मान रखना, धीमी धीमी आवाज में पिताजी बोले। कहीं मैं कुछ गलत ना बोल जाऊं, अतः घबराकर मेरे बोलने से पहले चाचा जी बोल पड़े। तुम ठीक हो जाओ यार, फिर सब ठीक हो जाएगा। अभी यह सब सोचने का समय नहीं है। बच्चे कहीं भागे थोड़े ही जा रहे हैं। माँ की कातर आंखों में प्रार्थना उभर आई थी। मैं दलदल में धंसा जा रहा था। एक पराया व्यक्ति अपनी बेटी के प्रति अस्वीकृति को भूलकर मेरे पिता के जीवन के लिए ढाल बन रहा था, और मैं उनका अपना रक्त बीज, उनके जीवन का हंता। मेरे दिमाग में आंधियां चल रही थी। मेरी माँ का सुहाग मेरे कारण नहीं उजड़ सकता, चाहे मैं स्वयं जीवन पर्यंत दुखी ही क्यों ना रहूं, परंतु यह अनर्थ मैं नहीं होने दूंगा। विपिन जी पिताजी, मेरी इच्छा पूरी करोगे बेटा? हाँ पिताजी, मैं स्मृति से शादी करूंगा। अनजाने ही मेरी आंखें नम हो उठी थी, परंतु माँ की आंखों से राहत के आंसू बहने लगे थे। फिर पिताजी की इच्छा के अनुरूप मंदिर में करीबी रिश्तेदारों की उपस्थिति में
मेरा स्मृति से विवाह संपन्न हो गया था। जब अस्पताल में स्मृति के साथ जाकर मैंने पिताजी के चरण स्पर्श किए, उनकी आंखों में जीवन की चमक लौट आई। पूरे 1 माह पिताजी अस्पताल में रहे। ससुर की सेवा में स्मृति ने रात दिन एक कर दिया। शायद उसकी सेवा और मेरी कुर्बानी का परिणाम था कि पिताजी स्वस्थ होकर घर आ गए। बेटा, अब सब कुछ ठीक हो गया है। तुम्हारे पिताजी घर आ गए। अब तुम बहू को कहीं घुमा लाओ। बेटी, तुम बताओ कहाँ जाओगी? माँ ने स्नेह से स्मृति की ओर देखा। तिरछी नजर से मेरी ओर देखते हुए स्मृति बोली, रानीखेत। नए जीवन के आरंभ की ललक उसके नेत्रों में तैर रही थी। सही अर्थों में हमारे वैवाहिक जीवन का आरंभ तो अब होना था। नहीं माँ, अभी नहीं। पिताजी की बीमारी से मैं बहुत छुट्टियां ले चुका हूं। मेरे इस अप्रत्याशित उत्तर से स्मृति का उत्साह फीका पड़ गया था। मांडवी को ना पा सकने के लिए मैंने स्मृति को ही दोषी पाया था। अतः उसकी इच्छा का गला घोंटकर मुझे एक सुकून सा मिला था। वह रात हमारे मिलन की प्रथम रात थी। नख शिक श्रृंगार किए स्मृति लजीली शर्मिली दुल्हन बनी मेरे कमरे में मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। कमरे में प्रविष्ट होते ही मैं ठिठक गया था, परंतु तुरंत ही मांडवी का उदास चेहरा मेरी आंखों के आगे तैर गया और मेरी नसों में खून खौलने लगा। मैंने स्पष्ट शब्दों में स्मृति के सामने उसकी स्थिति स्पष्ट कर दी थी। देखो स्मृति, यह शादी पिताजी के जीवन की रक्षा के लिए मजबूरी में की गई है। तुम उन दोनों की बहू हो, परंतु मेरी पत्नी बनने की कोशिश मत करना। इस घर में तुम रहना चाहो तो रह सकती हो, परंतु मेरे जीवन में मांडवी का स्थान लेने का प्रयास मत करना। मांडवी से मैं प्यार करता था, करता हूं और हमेशा करता रहूंगा। स्तब्ध स्मृति अपने स्थान पर ही जड़ हो गई थी। शायद इस सदमे के कारण उसे शब्द ही नहीं मिल रहे थे। मैं चुपचाप जाकर पलंग पर लेट गया था। देर तक मुझे भी नींद नहीं आई थी। उसके आंसू पोंछ नहीं सकता था, परंतु उसकी गर्माहट महसूस कर रहा था। जब तक मैं जागता रहा, स्मृति मूर्ति की तरह पलंग पर बैठी सिसकती रही। सुबह जब आंख खुली तो स्मृति कमरे में नहीं थी। मुझे लगा रात की उस घटना के बाद वह अपने घर चली गई होगी। माता पिता से डांट खाने को तैयार मैं कमरे से बाहर निकला और चकित रह गया। स्मृति रसोई में माँ का हाथ बटा रही थी, जैसे कुछ विशेष घटा ही ना हो। एक ही घर में, एक ही छत के नीचे हम दोनों अजनबियों की तरह जीने लगे। धीरे धीरे बिना कुछ बोले स्मृति मेरे सारे काम करने लगी। मुझे भला क्या आपत्ति होती? वह मुझे मांडवी से मिलने या उसके साथ घूमने से कभी रोकती नहीं थी, परंतु मैं महसूस कर रहा था कि कुछ महीनों से मांडवी मुझसे कुछ कटने लगी थी। अचानक वह बिना बताई चली गई। पता चला वह अपने ऑफिस में एक सहयोगी के साथ कोर्ट में शादी करके उसी के साथ चली गई है। इस खबर से मैं बौखला गया था। मांडवी मुझसे दूर चली जाएगी यह तो मैंने सोचा नहीं था। उसकी शादी के लिए भी मुझे स्मृति दोषी नजर आई और मेरा गुस्सा उसी पर उतरा। तुम आखिर मुझे छोड़कर चली क्यों नहीं जाती? क्या मिलता है तुम्हें यहाँ? आपने यह शादी पिताजी के जीवन की रक्षा के लिए की थी। अगर उनको हमारी शादी की असलियत पता चल गई तो उन्हें लगेगा उनके कारण हम दोनों का जीवन बर्बाद हुआ है। यह सदमा वे सह नहीं सकेंगे। इसीलिए यही ठीक है कि हम उनका भ्रम बना रहने दें। लेकिन देखिए, आपके ऊपर कोई बंधन नहीं है। आप मांडवी जी के साथ खुश हैं। माँ जी, पिताजी यह सोचकर खुश हैं कि उनके बेटा बहू खुश हैं। मेरे पिताजी निश्चिंत हैं कि उनकी इकलौती संतान सुखी है। फिर आपको क्या परेशानी हो रही है? और तुम? आप चारों की खुशी ही मेरी खुशी है। तुम्हें क्या मुझसे कोई शिकायत नहीं? पिताजी की जीवन रक्षा के लिए आपने अपने सुख का त्याग किया है, इसलिए मैं आपकी इज्जत करती हूँ। मैं स्तब्ध सा उसे देखता रह गया। कितनी क्षमाशील है यह। उस रात मैं बहुत देर से घर लौटा। सब सो चुके थे। गुलाबी रंग की नाइटी में स्मृति ने दरवाजा खोला। मैंने ध्यान से उसे देखा। उसकी मोहक मुख मुद्रा मुझे भली लगी। वह रोज की तरह निश्चिंत सो गई, किंतु मेरी आंखों में नींद नहीं थी। उसके बगल में लेटा मैं हल्की नीली रोशनी में अपलक उसे निहार रहा था। कितना भोला सौंदर्य था उसका। मांडवी अपना घर बसाकर दूर जा चुकी थी। अब स्मृति को उसका हक देने में कोई हर्ज नहीं था। उस रात स्मृति कली से फूल बन गई। जीवन जैसे एक नए रंग में रंग गया।
9 महीने पंख लगाकर उड़ गए। स्मृति मेरे बेटे की माँ बन गई। पूरा परिवार खुशियों के झूले झूल रहा था। स्मृति, तुम रानीखेत घूमना चाहती थी ना? हाँ, चलेंगे क्या? वह चहक उठी थी। हाँ, तुम अपनी तैयारी कर लो, मैं टिकट बुक करा लेता हूँ। विवेक को यहाँ माँ बाबूजी के पास छोड़कर चलो, हम लोग हनीमून मनाकर आते हैं। रानीखेत घूमना मेरी बचपन की साध है। मैंने वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में बहुत पढ़ा है। मैं हमेशा सोचती थी कि शादी के बाद रानीखेत जरूर जाऊंगी। आपको नहीं पता, आप मेरी कितनी बड़ी इच्छा पूरी करने जा रहे हैं। उसके भोलेपन पर मैं मुग्ध हो उठा। हाथ बढ़ाकर उसे अपनी ओर खींचा ही था कि टेलीफोन की घंटी घनघना उठी। छोड़िए, मैं देखती हूँ, कहती हुई वह उठ गई। हेलो, जी बुलाती हूँ। फोन पर बात करते हुए स्मृति का चेहरा एकदम बुझ गया था। किसका फोन है? मेरे स्वर में चिंता झलक उठी। मांडवी का, सपाट स्वर में वह बोली। एक पल स्मृति की ओर देखकर मैंने फोन का चोंगा लपक लिया। हेलो, मांडवी, कहाँ थी तुम? हाँ हाँ, मैं आ रहा हूँ। स्मृति, मैं फोन रखते हुए मैंने बताना चाहा, परंतु वानी ने साथ नहीं दिया। स्मृति ने मौन धारण कर लिया। मैंने उसे मौन स्वीकृति मान लिया। फिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। मांडवी अपने पति को तलाक देकर वापस आ गई थी और मैं मूर्ख रानीखेत को भूलकर मांडवी में डूब गया। स्मृति की आंखों की पीड़ा को पढ़कर भी अनभिज्ञ बना रहा और मांडवी के साथ जीवन का आनंद उठाता रहा। निरी स्मृति माँ, बहू और पत्नी की भूमिका निभाते हुए एक दिन अचानक एक बस की चपेट में आ गई और मेरे पहुंचने के पहले ही अस्पताल में दम तोड़ दिया। उसके जाने के मात्र 2 महीने बाद ही एक सादे समारोह में मांडवी मेरी पत्नी बनकर मेरे घर आ गई थी। इस विवाह की लोगों द्वारा आलोचना हुई, किंतु बेटे की खुशी के लिए माँ पिताजी ने अपनी लाडली बहू का दुख अपने पास ही समेट लिया था और मांडवी के सिर पर आशीर्वाद का हाथ रख दिया था। परंतु विवाह के तीसरे ही दिन सुबह सुबह उठते ही मांडवी ने माँ को हुक्म सुनाया था। माँ जी, आप कोने वाले कमरे में शिफ्ट हो जाइए। आप रात भर इतना खांसती हैं कि मेरा तो सोना दोपहर हो जाता है और आपकी तो सुबह जल्दी उठने की आदत है। मुझे बेड टी की लत है। एक कप चाय बनाकर सुबह मुझे दे दिया कीजिए। चाय पीते मेरे हाथ थम गए थे। अरे मांडवी, कैसी बात कर रही हो? वो तुम्हारी सास है, तुम्हें उनकी सेवा करनी चाहिए। और तुम? मेरी बात काटते हुए मांडवी बोली। शादी को तो अभी 3 दिन ही हुए हैं और तुम मुझ पर हुक्म चलाने लगे। माँ बाप की सेवा का ज्यादा ही शौक है तो एक नौकरानी रख लो। घर का कामकाज मेरे बस की बात नहीं है। यही सब करना होता तो मैं माधव को क्यों तलाक देती? स्मृति का चेहरा मेरी आंखों के आगे नाच उठा था। पिछले 1 साल से माँ दमे से पीड़ित है। जब भी माँ को खांसी का दौरा पड़ता, स्मृति हाथ का काम छोड़कर माँ के पास पानी का ग्लास लेकर पहुंच जाती, उनकी पीठ सहलाती, उन्हें पानी पिलाती। मैं माँ से आंख नहीं मिला पा रहा था। चुपचाप उठकर अपने कमरे में चला गया। पीछे पीछे मांडवी भी आ गई। जाने मन, कहाँ घूमने का प्रोग्राम बनाया है? घूमने? क्यों, हनीमून पर नहीं जाना है क्या? अरे छोड़ो भी, घर पर विवेक भी है। नहीं, घूमने तो हम लोग जाएंगे ही। विवेक को वैसे भी माँ जी ही संभालती हैं। तुम ऐसा करो, रानीखेत का टिकट बुक करा लो। रानीखेत? नहीं, मैंने घबराकर घूमने का प्रोग्राम बना लिया। ऐसा करते हैं, शिमला चलते हैं। शिमला तो मैं पहले हनीमून पर गई थी, वो मुझे रास नहीं आया। हम रानीखेत चलेंगे। शिमला छोड़ो, मसूरी चलते हैं। नहीं, और कहीं नहीं, हम रानीखेत चलेंगे, सिर्फ रानीखेत। सदा की जिद्दी मांडवी ने अपना फैसला सुना दिया था और परिणाम स्वरूप हम रानीखेत आ गए थे। स्मृति का चेहरा मेरे सामने नाच रहा था और दिख रहा था कि अब पूरी जिंदगी मांडवी के इशारे पर नाचना मेरी नियति है। किसी के स्पर्श से मेरी तंद्रा टूटी। अरे क्या हो गया है तुम्हें? कब से आवाज दे रही हूँ। सामने मांडवी खड़ी थी। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मुझसे कोई जवाब नहीं बना। तुम सुबह से यहीं बैठे हो, आधा दिन बैठे बैठे बर्बाद कर दिया तुमने।
चलो उठो, नहा धोकर खाना खाओ, मुझे तो भूख लग रही है। कहती हुई मांडवी सीधी चाल से अंदर की ओर चल दी। आधा दिन नहीं मांडवी, आधा जीवन मैंने बर्बाद कर दिया उस प्यार की तलाश में जो स्मृति के रूप में मेरे पास हरदम था, परंतु तुम्हारे प्यार की मृग मरीचिका में भटककर मैंने उसे खो दिया। सारी उम्र तुम्हारे छलावे के पीछे भटकने के लिए अपनी भूल पर पछता रहा हूं, परंतु अब पछताए का होत है। बुदबुदाता हुआ विपिन थके हुए कदमों से मांडवी के पीछे पीछे होटल की ओर चल दिया। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद। श्रोतागण, आपसे विनम्र अनुरोध है कि कृपया कहानी पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।